हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है समृद्ध श्रीवास्तव और मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर। लेके आया हूं आपके लिए एक और बेहतरीन सेशन। तो जैसा कि बच्चों को पता है कि हम आजकल क्या कर रहे हैं, हम स्टैटिक जीके का रिवीजन कर रहे हैं। और जैसा कि आपके सामने लिखा है, स्टैटिक जीके का ताबड़तोड़ रिवीजन मैं आपको करवाने वाला हूं। बैक टू बैक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के थ्रू हम इस सेशन को करेंगे और हर क्वेश्चन से जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं, आपके एग्जाम को इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूजफुल बनाना है, तो वो काम होगा मेरा। आपने इस लेक्चर को एंड तक देखना है पूरा, तभी चीजें एक के बाद एक समझ में आएगी। ये हमारा अभिनंदन बैच चल रहा है जिसमें आप इस क्लास को देख रहे हो। 79 दिनों का हमारा ये प्रोजेक्ट है जिसमें हम आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। सिर्फ सीजीएल के लिए ही नहीं, बल्कि इससे आप जितने भी वनडे एग्जाम्स टारगेट कर सकते हो, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ और उसके अलावा रेलवे, DSSB, एफकेट, सीडीएस, सीपीएफ, तो ये सारे एग्जाम्स के लिए सिलेबस जो है कॉमन रहेगा और जिस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं आप उसको यूज कर पाओगे। और टीचर्स की भी क्लासेस आती हैं, वो सारी बातें मैं आपको लेक्चर के बीच में ही बताऊंगा। तो आज की जो रिवीजन है जो हमारी चल रही है स्टैटिक जीके की, इसका ये क्लास 4 है। इससे पहले 3 क्लासेस आ चुकी हैं और उससे पहले की जितनी क्लासेस हैं वो सब एक सिंगल प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगी, जहां से आप अपना पूरा जनरल अवेयरनेस कवर कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना और जनरल स्टडीज करके प्लेलिस्ट आएगी आपके सामने, तो उसे जरूर देख लेना। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चंस आपके सामने फ्लैश करूंगा, आपने वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को पहले खुद लगाना है और आप देखेंगे जब मैं आपको उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दूंगा तो हर क्वेश्चन के साथ आप कम से कम 8 से 10 क्वेश्चंस का आंसर लेके जाओगे और सबकी सब इंफॉर्मेशन एकदम ऐसी होगी जो पेपर में सवाल बनता है एक एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वी नरहरि राव कौन थे? वी नरहरि राव वॉज द। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, तो हम चारों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के आंसर को पकड़ना है। तो वी नरहरि राव पहले कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे। अब ये कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या होता है, तो ये सब कुछ मैंने आपको पॉलिटी जब मैंने आपको पढ़ाया था तो पूरी सीरीज के अंदर उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अभी रिवीजन करते हैं। सीएजी जो होता है, ये संविधान में कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल नंबर 148 में सीएजी आता है। डायरेक्ट आर्टिकल पेपर में पूछा जाता है। दूसरी बात, सीएजी का काम क्या होता है? जितनी भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है प्लस जितनी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, सबके अकाउंट्स को ऑडिट करना। अगर किसी तरह का कोई घोटाला हुआ है, कुछ हुआ है, तो उसको पकड़ना। 2G स्कैम, ठीक है, आपका कॉमनवेल्थ घोटाला, वो सब सीएजी की रिपोर्ट में ही देखने को मिला था। तो अकाउंट्स चेक करने का काम होता है सीएजी का और इसकी फंक्शनिंग मैंने डिटेल में आपसे पहले डिस्कस करी है। सीएजी को अपॉइंट कौन करता है वो इंपॉर्टेंट है, तो प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जितनी मिल रही है लेते जाओ। अब प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है तो भैया इसका टेन्योर कितना होता है, क्या इसका टर्म ऑफ सर्विस क्या होती है? तो या तो होती है 6 साल 6 इयर्स, या फिर और 65 इयर्स ऑफ एज, यानी कि अगर उनकी उम्र 6 साल का मान लीजिए उसका टेन्योर पूरा नहीं हुआ पर उनकी एज 65 वर्ष पहले हो जाती है, तो या तो अगर वो 65 साल के हो गए तब वो रिटायर हो जाएंगे, या फिर उन्होंने 6 साल का अपना टेन्योर खत्म कर लिया है तब वो रिटायर हो जाएंगे। दूसरी बात, इनका जो ये ऑफिस है इसे कहा जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा BR अम्बेडकर जी ने कहा था। और सीएजी जो है उसको हटाने का प्रोसीजर सेम होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए होता है। तो ये हमने सारी इंपॉर्टेंट बातें हमने सीएजी के बारे में फटाफट से रिवाइज कर ली। अब बात आती है कि पहले सीएजी का नाम। तो पहले सीएजी का नाम जैसा कि बताया वी नरहरि राव, तो ये याद रखना है। अभी करंट में जो चल रहे हैं वो कौन सी पोजीशन पे हैं? वो हमारे देश के 14th सीएजी हैं और इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ये आपका करंट का क्वेश्चन भी बन सकता है, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, चले अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। सीएजी हो गया। इस समय एक इंपॉर्टेंट दिख रहा है मेरे को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होता है भाई? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर। अब फर्स्ट लॉ ऑफिसर बोले तो एक तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका वकील होता है। ठीक है, लीगल एडवाइस देता है गवर्नमेंट को किसी भी मैटर पे। और ये जो अटॉर्नी जनरल की पोजीशन है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जैसे कि सीएजी की है। ये आता है आर्टिकल नंबर 76 में, हमारे संविधान के आर्टिकल 76 के अंदर आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया।
और देखा जाए तो एक तरह से एक पार्ट टाइम पोजीशन है, अपनी प्रैक्टिस भी साथ साथ कर सकता है। अटॉर्नी जनरल के पास में होता है एक राइट टू ऑडियंस, यानी कि किसी भी पार्लियामेंट प्रोसीडिंग में वो बोल सकता है, वोट नहीं कर सकता। वो किसी भी कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनकी प्रोसीडिंग्स में जाके बैठ सकता है। तो ये पावर होती है अटॉर्नी जनरल के पास। अब बात आता है फैक्चुअल क्वेश्चन कि पहला अटॉर्नी जनरल कौन था। पहला सीएजी पूछा है तो पहला अटॉर्नी जनरल भी पूछ सकता है। तो फर्स्ट जो थे उनका नाम था एमसी सेतलवड, ठीक है, एमसी सेतलवड। और अभी जो है, अभी वो है 16th पोजीशन पे। तो 16th नंबर पे अभी कौन आए हैं, ये आपका करंट का क्वेश्चन बन सकता है, आर वेंकट रमानी। आर वेंकट रमानी, इन्होंने रिप्लेस किसको किया है 15th नंबर पे, कौन थे, के वेणुगोपाल, और उसके बाद में आ गए आर वेंकट रमानी। अटॉर्नी जनरल भी हमने कर लिया। सॉलिसिटर जनरल का काम होता है असिस्ट करने का अटॉर्नी जनरल को, ठीक है। अगर सॉलिसिटर जनरल पूछ ले आपसे, रेयर और रेयर केसेस में पूछ ले सॉलिसिटर जनरल के बारे में, पर अगर पूछ ले तो पहले सॉलिसिटर जनरल का अगर मैं नाम बताऊं तो पहले का नाम था सी के डफतारी, ये इनका पूरा नाम था, सी के डफतारी, ठीक है। और अभी जो है वो है तुषार मेहता, 23वें नंबर पे, 23rd पे हैं ये, इनका नाम है तुषार मेहता। अंडरस्टूड, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितने सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए। एक और ऑप्शन बच रहा है डी, तो इसको भी हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, डी को भी देख लेते हैं। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये मैंने कई बार क्लासेस में अपनी रिवाइज कराया है, फिर से कर लो, लिखने की जगह नहीं तो मैं लिखूंगा नहीं, बता देता हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे उच्चतम पोजीशन पे बैठे हुए जज हैं, जिन्हें चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है। अभी कितनी स्ट्रेंथ बोली गई है चीफ जस्टिस, मतलब टोटल जजेस की सुप्रीम कोर्ट के, तो वो है 34। तो 2020 के बाद 34 जजेस हैं, 33 अदर जजेस और एक चीफ जस्टिस, ठीक है। अब अगर पूछ ले सबसे पहले चीफ जस्टिस कौन थे आजाद भारत के, तो उनका नाम था हरिलाल जे किशनदास कनिया। मैंने आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में भी बताया था, सेशंस देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। एच जे कानिया। और अभी कौन है, तो अभी 50th नंबर पे कौन है, डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़, उनसे पहले थे उदय उमेश ललित और उनसे पहले थे एन.वी. रमन्ना। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, फर्स्ट और लास्ट। आपने देखा होगा इस क्वेश्चन के थ्रू हमने कम से कम 8 से 9 क्वेश्चंस को रिवाइज कर डाला है, ठीक है। लेक्चर अच्छा लगता है तो उसको शेयर जरूर कर देना, बहुत काम के लेक्चर्स होने वाले हैं आपके एग्जाम में, जरूर यहां से काफी सारे क्वेश्चन बनेंगे। बढ़िया रिवीजन सेशन चल रहा है, देखते रहो, अपना मजे से कवर कर लोगे सारी चीजें। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब मैं इसे कहता हूं काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि कई बार बच्चों को इसमें कंफ्यूजन आता है, यार विलियम बेंटिक क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, वॉरेन हेस्टिंग्स कौन था, पहला वाइसरॉय कौन था, आखिरी वाइसरॉय कौन था, पहला आजाद भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इससे कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आज के बाद ये कंफ्यूजन आपका कभी भी नहीं रहने वाला, क्योंकि मैं एक एक करके सब बताता हूं आपको। देखिए 1773 के अंदर 1773 में, मैंने शुरू की क्लासेस में आपको समझाया था, एक रेगुलेटिंग एक्ट आई थी। रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू क्या हुआ था, जो हमारे देश के अंदर ब्रिटिशर्स की 3 मेजर प्रेसिडेंसीज थी, एक बॉम्बे, एक मद्रास और एक बंगाल की। अब जो बंगाल वाली थी वहां पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज थी, बड़े बड़े टाउन्स थे, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसी बंगाल की थी। और इन तीनों ही प्रेसिडेंसी का अपना अपना गवर्नर हुआ करता था। अब वहां पे पार्लियामेंट ने लॉ बना के ये भेजा कि भैया जो बंगाल का गवर्नर होगा ना, उसके नीचे बाकी के 2 गवर्नर आएंगे, और इंडिया में जितनी भी वर्किंग है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसका हेड होगा अब से बंगाल का गवर्नर। तो उसको एक अलग पोजीशन दिखाने के लिए टाइटल दिया गया गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल, तो सिर्फ उसे गवर्नर जनरल बोला गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं था वो, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही था। बाकी दोनों गवर्नर जनरल थे, बॉम्बे के और मद्रास के। तो इसको सुपीरियर बना दिया। और ये सबसे पहले कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया वॉरेन हेस्टिंग्स। अब अगर आपसे पूछ ले कि भैया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे पहले, तो एक एक्ट और आया 1833 में। मैंने आपको इस सारे अलग से एक्ट्स पूरा पढ़ा रखा है, लेक्चर इंपॉर्टेंट एक्ट्स करके। प्लेलिस्ट के अगर आप सारे लेक्चर देख लेते हो हिस्ट्री पॉलिटी में, तो गजा हो जाएगा, आपको बहुत बढ़िया चीजें समझ में आ जाएगी। और स्टैटिक जीके के एक से एक बढ़िया लेक्चर्स आपके चल रहे हैं।
1833 के अंदर एक आया था चार्टर एक्ट, और चार्टर एक्ट के थ्रू क्या किया था, उस वक्त के जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब इनका क्या करा, लॉर्ड विलियम बेंटिक को बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो अगर आपसे पूछ ले पहले गवर्नर जनरल इंडिया के कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने ही यहां पे सती प्रथा को बैन किया था, ठगी सिस्टम को बंद किया था, इंग्लिश एजुकेशन इनके टाइम पे आई थी, फिर आगे लॉ ऑफिसर, वो क्या नाम था उसका, लॉ मेंबर जो था टीबी मैकॉले, वो आया था इस एक्ट के बाद। तो ये सारी चीजें वहां कवर कर ली हमने। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये रहा आपके सामने, मैं यहां लिख देता हूं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब कहानी को आगे बढ़ाता हूं मैं, वाइसरॉय की बात करते हैं। तो 1857 में भारत में पहली क्रांति हुई, रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ। उसके बाद में ब्रिटिश एम्पायर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लात मार दी और खुद आ गए यहां पे राज करने के लिए। ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ गया था इंडिया उस टाइम पे। और तब क्या किया, जो गवर्नर जनरल की पोजीशन थी उसको कहा जाने लगा वाइसरॉय। तो फर्स्ट वाइसरॉय अगर आपसे पूछ ले पहले वाइसरॉय कौन थे, वो कोई नहीं थे, वो गवर्नर जनरल ही थे। तो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, और इनके ऊपर एक और पोजीशन बिठाई थी तब, रिवाइज करो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की। तो पहले वाइसरॉय कौन थे इंडिया के, तो कब आए, 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आती है, और 1857 की क्रांति में जो गवर्नर जनरल थे, ये भी पूछा जाता है, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। उन्हीं को बनाया गया पहला वाइसरॉय। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। तो ये भी नाम याद हो गया। अब आपसे पूछता है आखिरी वाइसरॉय कौन थे इंडिया के, आजाद होने से पहले आखिरी वाइसरॉय कौन थे। तो लास्ट वाइसरॉय अगर पूछ ले, ऐसे घुमा के सवाल पूछ ले, तब क्या आंसर होगा, तो मैं यहां लिख देता हूं लास्ट कौन थे वाइसरॉय। मेरे सारे लेक्चर्स की पीडीएफ आपको मैं बाद में टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं तो मैं यही कहूंगा मेरे लेक्चर्स देखते हो तो उसको छोटे छोटे नोट्स बना लिया करो। और अगर स्पीड में देखना चाहते हो तो आपके पास एक ऑप्शन है, वहां पे आप उसका प्लेबैक स्पीड बढ़ा सकते हो वीडियो का 1.25 1.5। स्लो करना चाहते हो वो भी ऑप्शन है, यूट्यूब पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको, तो उस हिसाब से आप रिवीजन के हिसाब से देख सकते हो। लास्ट वाइसरॉय थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लुई माउंटबेटन। तो ये नाम तो बहुत फेमस है, लॉर्ड माउंटबेटन। अब जब देश आजाद हुआ तो दोबारा से उस पोजीशन को गवर्नर जनरल कहा गया, थोड़े टाइम तक के लिए रही वो। तो अगर आपसे पूछ ले आजाद भारत के, फ्री इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया यानी आजाद भारत के कौन थे, तो वो भाई सेम ही थे, यानी कि इन्हीं को वो टाइटल मिलेगा ना, लॉर्ड माउंटबेटन को। अब अगर आपसे पूछ ले आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के, तो फिर आप कहोगे लॉर्ड माउंटबेटन, ऐसा नहीं है। आखिरी गवर्नर जनरल और पहले इंडियन गवर्नर जनरल इंडिया के रहे सी राजगोपालाचारी, सी राजा गोपाल चारी। ये है फंडा, ठीक है। अब आज के बाद कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा आपको इस तरह के सवालों में। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बच्चे भी बोल देते हैं कि गलत पूछ लिया। अरे भाई गलत नहीं पूछा, आपके दिमाग में कंसेप्ट सही नहीं था, ठीक है। तो सी राजगोपालाचारी वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल। ये लास्ट गवर्नर जनरल थे, यहां लिख लीजिए। अपने नोटबुक में आप लिखते रहना इन चीजों को, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो लिख लेना, लास्ट गवर्नर जनरल। चले आगे, इस क्वेश्चन के थ्रू भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए। गिनने पे बैठोगे ना तो ये जो 20-30 जो भी मेरे ख्याल 40-50 मिनट का हो जाता होगा लेक्चर, तो जब आप देखोगे तो आराम से 60-70-80 क्वेश्चन लेके जाओगे अपने साथ। बढ़िया रिवीजन होता है यहाँ पे, तो अच्छा लगता है लेक्चर, तो इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों से शेयर किया कीजिए, सब पेपर्स के लिए फायदा रहेगा उनको। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब फर्स्ट प्रेसिडेंट से लेके फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट, फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट, ये सब इंपॉर्टेंट है। और सब में इंपॉर्टेंट शुरू के 4 सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो वो हम एक एक करके लिख लेते हैं ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, सबको पता है। 1885 में किसने करवाई थी स्थापना, तो एलन ऑक्टावियन ह्यूम, उस टाइम ब्रिटिशर्स के अंदर एक ब्यूरोक्रेट था। और उस वक्त वाइसरॉय कौन थे, तो वो थे लॉर्ड डफरिन, ठीक है।
अब 1885 में हर साल दिसंबर के महीने में मीटिंग थी कांग्रेस की, तो पहली मीटिंग कांग्रेस की कहां हुई थी? तो वो हुई थी बॉम्बे के अंदर। बॉम्बे का एक गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था और इसके अंदर कुल मिला के 72 डेलीगेट्स आए थे। पहले कांग्रेस सेशन का प्रेसिडेंट आपसे बार बार पूछा जाता है, तो उनका नाम था उमेश चंद्र बैनर्जी। ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये इजी सा सवाल था, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट सेशन था 1886 का। इस बार जो उस वक्त मॉडरेट्स के सबसे सीनियर मोस्ट लीडर माने जाते थे, दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वन ऑफ द अर्लीस्ट इकोनॉमिस्ट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिन्होंने की ड्रेन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ की थ्योरी दी, जिन्होंने पहली बार नेशनल इनकम कैलकुलेट करी, जो ब्रिटेन पार्लियामेंट में जाके इलेक्ट हो गए थे, है ना। तो ये थे आपके ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी दादा भाई नौरोजी। इनका सेशन होता है कलकत्ता में। तो दूसरा जो सेशन था वो कलकत्ता में था और यहां पे प्रेसिडेंट चुने गए कौन? दादा भाई नौरोजी। ये भी क्वेश्चन पेपर में इंपॉर्टेंट है, ये पहले पारसी प्रेसिडेंट थे, ठीक है। उसके बाद में बात आती है इस क्वेश्चन की। तो 1887 का जो सेशन मद्रास में हुआ था, वहां पे प्रेसिडेंसी आई बदरुद्दीन तैयबजी के पास। बदरुद्दीन तैयबजी, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और ये हो जाता है आपका आंसर डी। उसके बाद में 1888 का सेशन भी याद रखना है। शुरू के 4 तो बिल्कुल याद रखना, यहां से कई बार सवाल बनता है। 1888 का सेशन होता है इलाहाबाद के अंदर, ठीक है। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि यहां पे जो प्रेसिडेंट बने वो पहले यूरोपियन प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इनका नाम था जॉर्ज यूले। क्लियर है? तो इसमें देखिए कितने सारे क्वेश्चन कवर हो गए। वेन्यू कवर हो गया, आपका ईयर कवर हो गया, आपके इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट कवर हो गए, ठीक है। अब इसके अंदर ऑप्शन मिल गया आपको डी। इसमें एक इंपॉर्टेंट नाम मुझे दिख रहा है, रहीमतुल्लाह एम सायानी। तो इनका क्या रिलेशन है? तो ये सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, पर इनका सेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका जो सेशन था कांग्रेस का जिसमें ये प्रेसिडेंट थे, वो था 1996 का, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि ये पहला ऐसा कांग्रेस का सेशन था जब पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम इसी सेशन में गाया गया था। तो 1996 का सेशन, उसमें पूछ सकता है प्रेसिडेंट कौन थे हमारे देश का नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। अगर पूछ ले वंदे मातरम किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखा है, पर कौन सी किताब में लिखा है, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बंकिम चंद्र चैटर्जी ने, यहां लिख रहा हूं बंकिम चंद्र चैटर्जी, इनकी एक किताब थी आनंद मठ, सन्यासी रिविलियन के बारे में, आनंद मठ, ठीक है, जो पब्लिश हुई थी आपकी 1882 में। ये एक नॉवेल था जिसके अंदर की ये पोयम लिखी हुई थी वंदे मातरम, और ये आगे जाके नेशनल सॉन्ग बनी इंडिया का। तो देखिए कितने सारे क्वेश्चन और बढ़िया रिवीजन आपका हो गया इस क्वेश्चन के थ्रू। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए। हाँ जी, तो हु वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अब पहला एजुकेशन मिनिस्टर अगर पूछ रहा है एग्जामिनर, और ये बनाए हुए मेरे क्वेश्चन नहीं है, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके, जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये आपके कांस्टेबल से लेकर के पीसीएस तक के एग्जाम के सारे क्वेश्चंस का, स्टैटिक जीके क्वेश्चंस का बेहतरीन कंपाइलेशन है। अगर पहला एजुकेशन मिनिस्टर पूछ रहा है, तो फिर पहला डिफेंस मिनिस्टर क्यों नहीं पूछ सकते? पहला रेलवे मिनिस्टर क्यों नहीं पूछ सकते? पहला लॉ मिनिस्टर कौन थे? तो भैया इसके लिए आपको पहली कैबिनेट के जो इंपॉर्टेंट मंत्री थे वो याद रखने हैं। पहली कैबिनेट बोले तो 1947 के बाद जब नेहरू प्रधानमंत्री बने इस देश के, तो जो पहली मंत्रिमंडल था, किसने कौन सी पोजीशन संभाली थी वो हम देख लेते हैं, ठीक है जी। चलिए यहां लिखिए, फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया 1947। अब इसके बाद क्या कैबिनेट बनती है, किसके पास कौन सी मिनिस्ट्री जाती है, अभी देख लेते हैं। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं पोर्टफोलियो, यहां पे पोर्टफोलियो लिखते हैं कि किसके पास कौन सी मिनिस्ट्री गई, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम नाम को आगे लिखवाता हूं मैं आपको। तो पोर्टफोलियो के अंदर सबसे पहले नंबर पे आप लिखेंगे एक्सटर्नल अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। अभी बताऊंगा किसको मिली।
सेकंड नंबर पे आप लिख लीजिए, आई होप आपको दिख रहा होगा, हो सकता है क्योंकि स्पेस कम हो जाता है तो चीजें थोड़ी हौच पौच हो जाती है, पर मैं आपको क्लियरिटी से बताता जाता हूं चीजें। अगर आप जुड़ के रहोगे ना सेशन से, चीजें सारी समझ में आएगी। एक्सटर्नल अफेयर्स हो गए, फिर आप लिखिए सबसे इंपॉर्टेंट होम मिनिस्ट्री किसके पास थी। उसके बाद में आपने लिखना है भाई लॉ मिनिस्ट्री किसके पास थी। फिर आप लिख लीजिए आपका एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा यहाँ पे, एजुकेशन में कौन थे। फिर आप लिख लीजिए रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट कौन थे, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट। फिर आप लिख लीजिए फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, पहले 6 देखते हैं फिर आगे के देखेंगे। चलिए अब एक एक करके लिखना शुरू करते हैं। हैंडराइटिंग के लिए मुझे माफ करना भाई, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं बड़ा बड़ा लिखने की। चलिए एक एक करके लिखते हैं यहां पे, एक सेकंड। तो जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे यानी नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वही थे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर में हो गए जवाहरलाल नेहरू। ठीक है जी। नेक्स्ट ऑप्शन हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, होम मिनिस्टर। तो पहले होम मिनिस्टर आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो यहां लिख लीजिए सरदार पटेल। हो गया, 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए लॉ मिनिस्टर देखते हैं, तो किसके पास जाती लॉ मिनिस्ट्री, जिसने हमारे देश का संविधान लिख दिया, डॉक्टर BR अंबेडकर। सिंपल, तो ये तो आसान हो गए। और क्या क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, तो आपके सामने ऑप्शन डी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी। तो ये हो गए आपके एजुकेशन मिनिस्टर, इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट में कौन थे, तो वो थे जॉन मैथाई, जॉन मैथाई। चलिए ये भी हो गया। एक आप लिखेंगे फाइनेंस मिनिस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, RK षणमुगम चेट्टी, RK षणमुगम चेट्टी। अब 6 मिनिस्टर मैंने आपको बता दिए, नेहरू से लेके पटेल, BR अंबेडकर, अब्दुल कलाम आजाद जी, जॉन मैथाई और RK षणमुगम चेट्टी। अब और कौन से रह गए, तो एक आप लिखेंगे 7वें नंबर पे, यहां लिख लीजिए, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, सब एडजस्ट करते हैं, यहां लिखते हैं। चलिए डिफेंस में, डिफेंस में कौन थे, तो डिफेंस में थे सरदार बलदेव सिंह। ठीक है, यहां लिखते हैं इसको सरदार। अगर बाय चांस आपको नहीं दिखेगा तो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, तो जो मैं बोल रहा हूं वो लिख सकते हो, सरदार बलदेव सिंह। और कौन से मिनिस्टर रह गए, ये हो गए 7वें नंबर पे। 8वें नंबर पे एक और याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वें नंबर पे आप लिख लीजिए लेबर मिनिस्टर। लेबर मिनिस्टर बहुत बड़े जो लेबर मिनिस्टर जो बने, काफी आंदोलन में काफी आगे थे, उसमें लेबर मिनिस्टर थे जगजीवन राम। यहां लिख लीजिए जगजीवन राम। और कौन से मिनिस्टर रह गए, एक और लिख लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। हेल्थ मिनिस्टर की मैं यहां पे बात करूंगा, और ये पहली ऐसी महिला थी जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली, एक लौती कैबिनेट मिनिस्टर जो कि एक फीमेल थी। इनका नाम था राजकुमारी अमृत कौर। यहां लिख दीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है फर्स्ट इन इंडिया से, राजकुमारी अमृत कौर। तो एग्जामिनर पूछ सकता है पहली महिला जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली, तो वो हेल्थ मिनिस्ट्री उन्होंने संभाली, राजकुमारी अमृत कौर। आपके सामने देख लीजिए 9 क्वेश्चन आपने एक ही क्वेश्चन के थ्रू टारगेट कर लिया, तो एक तीर से 9 निशाने मार रहे हो आप कम से कम हर क्वेश्चन में। चले आगे, चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was the first Indian to win मैन बुकर प्राइज। अब जो किताबें बुकर प्राइज जीतती है, बुकर प्राइज हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर होता है, जिस किताब को ये अवार्ड मिलता है उसका राइटर, उसका ऑथर अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हाल ही में एक इंडियन को मिला, उसका नाम मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो इधर इसका आंसर हो जाएगा आपका, इनमें 2 हैं, अरविंद अडिगा भी और अरुंधति रॉय, इन दोनों को ही बुकर प्राइज मिला हुआ है। पर सबसे पहली इंडियन पूछ रहा है, तो एक तो है फीमेल, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया, फर्स्ट इन वुमेन में पूछ सकता है आपसे। तो अरुंधति रॉय जी को पहली बार ये अवार्ड मिला 1997 में। अब एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है किस साल में मिला, 1997 में।
किस किताब के लिए मिला वो इंपॉर्टेंट है। तो उस किताब का नाम है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, तो ये तो हो गई इनकी हाईलाइटेड किताब जो कि पूछी जाएगी ही जाएगी। साथ ही आपको इनकी दो बुक्स और याद रख लेना। एक आप याद रखोगे मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। मिनिस्ट्री ऑफ, ये मैंने आपको बुक्स एंड ऑथर्स भी करवाया है, अलग से भी चैप्टर सारे अवेलेबल हैं, आप चाहो तो देख सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। साथ ही आपको लिखना है एलजेब्रा, एक और इनकी किताब है एलजेब्रा मैथ्स वाली एलजेब्रा नहीं लिखी इन्होंने, एलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। यूं तो इन्होंने ढेरों किताबें लिखी हैं, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वही यहां पे बता रहा हूं जो रिपीटेड मोड पे पूछे जाने का एक ट्रेंड है। चलिए, एक मेरे को ऑप्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट और दिख रहे हैं, मिस्टर अरविंद अडिगा, काफी फेमस ऑथर हैं। इनकी किताब को, जिसको बुकर प्राइज मिला, तो उस किताब का नाम है द वाइट टाइगर। ये कब मिला इनको बुकर प्राइज? ये इनको 2008 में मिला था इस किताब के लिए। इसके अलावा इनकी एक बुक आप याद रख सकते हो, लास्ट मैन इन टावर। लास्ट मैन इन टावर, एक किताब और इनकी याद रखनी है आपको, वो आप याद रख सकते हो। कौन सी? लास्ट मैन इन टावर बता दिया। एक आप याद रखेंगे सिलेक्शन डे, डन। इसमें भी आपने 6 क्वेश्चन तो उठा लिए, बल्कि 7 बुकर प्राइज भी है क्वेश्चन, तो हो गया ये क्वेश्चन भी। चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या है इसमें। यूनेस्को के बारे में पूछ रहा है, यूनेस्को की फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे एग्जामिनर, और सारे ऑप्शंस ही आपको कंफ्यूजिंग से दिख रहे होंगे। तो एक बार देख लेते हैं यूनेस्को के बारे में फटाफट से, क्योंकि मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का आपको अलग से लेक्चर कराया था, तो शुरू की ही प्लेलिस्ट में पहला दूसरा लेक्चर आपको मिल जाएगा वो। यूनेस्को की फुल फॉर्म आपके सामने मैं लिख देता हूं, इसमें भी गलत लिखी है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को की फुल फॉर्म। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को, और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पेरिस के अंदर, फ्रांस में। अब मान लीजिए आपको पेरिस फ्रांस में बुलाया ऐसे घूमने के लिए, तो आप क्या चाहोगे? ऐसे नल्ले होके बिल्कुल पैदल पैदल घूमो? नहीं, आप कहोगे यार इतना मजा आ रहा है यहाँ पे, तो मजा तब है जब मैं पेरिस में ऑडी के अंदर बैठ के घूमूं। किसमें घूमूं? ऑडी के अंदर। तो ऑडी से ही मिलता जुलता नाम इनके हेड का है, जो कि है ऑड्रे अजोले। ये याद करने की एक ट्रिक है। वैसे तो मेरा मानना यह है कि आप चीजों को, अगर स्पेलिंग गलत होगी भाई, अजोले, ठीक है, ये ठीक हो गया, आई होप। ऑड्रे अजोले, मेरा मानना यह है अगर आप स्टैटिक जी की ऐसी चीज है कि बहुत ज्यादा डाटा है, इतना है कि ग्रैब करना मुश्किल हो जाता है। अगर आपसे ट्रिक से याद होता है तो ट्रिक से कर लो, पर मेरा मानना यह है चीजों को रिपीट आप जितनी बार करो, क्योंकि ट्रेंड देखा गया है एग्जाम्स के अंदर, फेस्टिवल, डांसेस, डैम्स, बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यहां से एक रिपीटेड ट्रेंड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको जितना रिपीट करोगे, क्वेश्चंस के जितना टच में रहोगे, इसीलिए मेरा मकसद ये है कि आपको क्वेश्चंस के ऐसे टच में ले कि आपका फ्लो बन जाए। फ्लो एक बार बन गया तो आप रिवाइज करोगे और आपके दिमाग में ऐसे चीजें बैठेंगी। ऑड्रे अजोले, ये पूछ सकता है, और क्या इससे क्वेश्चन बनेगा? बस इतना इनफ है। हाँ, इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर जरूर पूछ लेगा, 1945, ठीक है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म हो गया, हेड हो गया, हेडक्वार्टर्स बता दिया, और एस्टैब्लिशमेंट ईयर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ADB की फुल फॉर्म बताइए। अब ये बात कर रहा है एक इंटरनेशनल बैंक्स की। अब इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बैंक्स के ना कुछ बैंक्स है, 3, 4, 5, इतने आपको याद रखने, 4 से 5 है, वो मैं आपको एक बार में लिखवा रहा हूं। इनके आपको नाम याद रखने, ये याद रखना है इनका हेडक्वार्टर कहां है, और ये याद रखना है इनके अभी करंट हेड कौन है। यहां से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछने के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। तो इसका भी आंसर ढूंढेंगे, अभी पहले एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, नहीं तो जगह नहीं बचती। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक,
इंटरनेशनल लेवल का बैंक है और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है चाइना में, यानी बीजिंग के अंदर है। बीजिंग कहां पे है? चाइना। ठीक है, तो एक तो आपको ये याद रखना है और साथ ही इसके हेड का नाम याद रखना। इनके हेड का नाम है जिन लिकन। इसके लिए भी मैंने बड़ी फनी सी ट्रिक आपको बताई थी, उसके लिए लेक्चर देखना तब समझ में आएगी। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर पे आपको याद रखना है जिसका हेडक्वार्टर चाइना में ही है और वो है आपका ब्रिक्स बैंक, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक को ही ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा शंघाई में, शंघाई के अंदर, और दिस इज ऑल्सो इन चाइना। इसके जो हेड है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मार्कोस ट्रोज्यो। मार्कोस ट्रोज्यो, ये आपके सामने लिख दिया मैंने हेड के नाम। तीसरे नंबर पे आप याद रख लीजिए एडीबी, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। आंसर आपको मिल गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है मनीला के अंदर। मनीला कहां पे है? फिलीपींस। मनीला के अंदर हेडक्वार्टर हो गया। और इसके जो हेड का नाम है, बड़ा अजीब सा नाम है पर याद करना पड़ेगा, पूरा पूरा याद मत रखा करो चीजों को ना, एक बार दिमाग में उतार लोगे ना अपनी आंखों के नीचे से 3-4 बार पढ़ के, तो ऑप्शन देख के जरूर लगा पाओगे। मसात सुगु असाकावा। मेरे अगर आपने सारे लेक्चर्स देखे हैं तो उसमें भी कई चीजें रिपीट हुई हैं, तो वहां भी आपका अच्छा रिवीजन हो जाता है। मसात सुगु असाकावा, मसात सुगु असाकावा। ठीक है जी। चौथे नंबर पे आ जाते हैं। फोर्थ नंबर पे इंपॉर्टेंट बैंक वर्ल्ड बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड बैंक। और साथ ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन्हें ब्रिटेन वुड ट्विंस भी कहा जाता है। इनकी स्थापना 1945 में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, डिटेल में लेक्चर है, वहां पे देख लेना, नहीं तो यहां बढ़िया रिवीजन होता रहेगा। इन दोनों का ही हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन डीसी में मिल जाएगा। वॉशिंगटन डीसी, डीसी इज फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया, वॉशिंगटन डीसी इन यूएसए। ठीक है, सेम हियर IMFP। अब इनके हेड का नाम क्या है? अब दुनिया का सारा पैसा जिसके पास है वो है वर्ल्ड बैंक, और जिसके पास दुनिया का सारा पैसा हो गया तो सारा माल उसके पास है। क्या है? सारा माल उसके पास है, और उसका नाम भी है डेविड मालपास। डेविड मालपास। चलिए जी, ये भी हो गया। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अगर मैं बात करूं तो इनके हेड के नाम है क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेड है, क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर अभी जो वहां पे डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे हैं, उनका नाम है गीता गोपीनाथ। और बड़े गर्व की बात है कि इंडो अमेरिकन, मतलब इंडियन ओरिजिन की है, तो गीता गोपीनाथ के बारे में पूछा जाता है आपसे। अभी उनका प्रमोशन हुआ तो डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर पे अभी हुआ, पहले चीफ इकोनॉमिस्ट थी वो यहाँ पे। चलिए, तो देखिए कितने सारे क्वेश्चन कवर हो गए। सबकी फुल फॉर्म बता दी, उनके हेडक्वार्टर बता दिए, उनके हेड बता दिए। इसमें भी 9-10 तो आप टारगेट कर गए। चले आगे, थोड़ा सा और बचा है लेक्चर, क्योंकि फिर चीजें बहुत ज्यादा ओवर हो जाएंगी तो फिर आपको याद करने में दिक्कत होगी। रोज थोड़ा थोड़ा डोज लेते जाओ स्टैटिक जीके का, और पेपर में 8 से 10 क्वेश्चन डायरेक्ट भाई स्टैटिक जीके से आ रहे हैं, तो फिर फायदा यही है कि रोज धीरे धीरे इंफॉर्मेशन लेते जाओ। Who is the head of the World Trade Organization? बहुत से बच्चे कोशिश करते हैं कि भाई एक दिन बैठेंगे, 3 दिन बैठेंगे, पूरी जीके पढ़ डालेंगे। पढ़ लोगे, मना नहीं कर रहा, पूरा हफ्ता ले लो। कई बच्चे होते हैं बड़े मेहनती होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक बैठे रट्टा मार रहे, पचा कैसे पाओगे उस इंफॉर्मेशन को? ठीक है, होता है कई बच्चों ने अपना बेस बना रखा है, थ्योरी तैयार है, सब कुछ है, पर रट्टा है कई चीजों के अंदर, ये फैक्ट है। ठीक है, आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये चीजों को तो आप फिर भी समझते हो, पर व्हाट अबाउट स्टैटिक जीके? दैट इज ऑल रट्टाफिकेशन, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। तो फिर क्या याद रखना है, क्या छोड़ना है, सारी चीजें दिमाग में पजल हो जाती है, वायरिंग सारी इधर उधर हो जाती है। तो उसके लिए क्या करना है, सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल ध्यान दो, और रोज थोड़ा स्टैटिक जीके ना देखते रहा करो। यही लेक्चर अगर मेरा देखते रहोगे ना तो
रिवीजन भी साथ साथ होता रहेगा, नई चीजें जो नहीं आती होगी वो भी पता लग जाएंगी। पेपर तक जब तक जाओगे स्टैटिक जीके पक्का कंफर्म आपके हाथ में होगी। चलिए और टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, फटाफट से आते हैं बात पे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, क्या पूछ रहा है, हेड कौन है WTO के। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना दिवस आपको याद रखना 1995 में हुई थी। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है ना, वो बड़ी कॉमन सी जगह है, कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर है वहां पे, जेनीवा के अंदर। जेनीवा, अब मैं बता देता हूं आपको कौन कौन से याद रखने हैं। जेनीवा स्विट्जरलैंड के अंदर किस किस का हेडक्वार्टर है वो आपको कैसे याद रखना है, तो मैं यहां पे सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिखता जा रहा हूं जिनका हेडक्वार्टर जेनीवा में है। पेपर में कोई भूल जाओ और अगर आप जेनीवा लगा दो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का अगर हेडक्वार्टर पूछा है तो 40% चांस है कि ठीक हो जाएगा। जेनीवा के अंदर किस किस का हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो लिखा ही है, फिर आप लिखिए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दूसरा आप लिख लीजिए वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आप लिखेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, फिर आप लिखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फिर आप लिखेंगे कौन सी, रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर भी यहां पे है, इंटरनेशनल कमिटी ऑन रेड क्रॉस, यहां लिख देता हूं इंटरनेशनल कमिटी ऑन ऑफ रेड क्रॉस, हेनरी डुनंट ने फाउंड करी थी, ठीक है। और कौन सा रह गया, तो अभी आप इतने याद रख लो, ये ही हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीटेड मोड पे पूछे जाते हैं। WIPO, WMO, WHO और इंटरनेशनल लेबर हो गया, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस हो गया। अब सब में आप कॉमन देखना, सबके जो एंडिंग है ना वो O इस पे हो रही है और ज्यादातर W से शुरू हो रही है ना, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। अब मैं बात करने वाला हूं इनकी अभी करंट हेड कौन है, ये इंपॉर्टेंट है। जब ये बनी थी तब करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट थी, अभी स्टैटिक का पार्ट है ये, तो इसका आंसर है इधर नागोजी ओकोंजो इवेला, नागोजी ओकोंजो इवेला। क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन हेड बनी है कोई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, और ये नाइजीरियन है, ये भी याद रखना है कि शी इज द फर्स्ट नाइजीरियन, तो ये नाइजीरियन है, पहली वुमेन है और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अभी करंट में हेड है। क्लियर, चलें आगे। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट सेट अप। अब न्यूक्लियर एनर्जी से ना हमारे भारत के अंदर ये 5th लार्जेस्ट सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का हमारे देश में, न्यूक्लियर एनर्जी। उससे पहले सबसे ऊपर तो वैसे थर्मल है, फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, फिर अलग रिन्यूएबल सोर्सेज है, फिर आपका 5th नंबर पे आता है न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट को देखें तो कुल मिलाकर 22 रिएक्टर हैं जो ऑपरेटिव हैं इंडिया के अंदर, और न्यूक्लियर पावर प्लांट 6 से 7 ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं। तो मैं एक एक करके आपको सारे बता देता हूं। यहां मैं लिखूंगा न्यूक्लियर प्लांट और यहां मैं लिखूंगा कौन सी जगह पे है, प्लेस। बस 6 से 7 हैं जो आपको याद रखने हैं। नंबर 1 पे है तारापुर। तारापुर जो है वो सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट है। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट, ये इसकी जो इनॉग्रेशन हुई वो 1969 से वर्किंग में आया, और ये यूएसए की मदद से बनाया गया। तो ये भी पूछ सकता है किसकी मदद से बनाया गया, यूएसए ने इसमें हेल्प करी थी। इसका जो प्लेस है कहां पे, ये महाराष्ट्र के अंदर है, महाराष्ट्र, ठीक है। एक आप याद रखेंगे सेकंड नंबर पे कलपक्कम, कलपक्कम, और तीसरे पे आप याद रखेंगे कुंडनकुलम। कई बार क्या करता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, कुंडनकुलम और आपके जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको मिक्स कर देता है और कहता है इसमें से बताइए कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है या नहीं है, ठीक है। तो वहां आपको हेल्प मिलेगी इस तरह के क्वेश्चन में। प्लेस पूछता है कहां पे है, ये दोनों ही जो के हैं ये तमिलनाडु में है। कुंडनकुलम वाला प्लांट इंडिया ने रशिया की मदद से बनाया था, ये भी पूछ सकता है। चौथे नंबर पे आप लिख लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट काकरापार, काकरापार, और एक आप लिखेंगे कायगा, कायगा,
काकरा पार हो गया आपका गुजरात में, गुजरात पता लग रहा है, देखिए काकरा लिखा है इसमें, खाकरा, फाफड़ा, ऐसे नाम गुजरात में ही मिलते हैं ना, तो ऐसे याद रख लो, काकरा पार तो गुजरात। काईगा कर्नाटका, काईगा भी हो गया। चलिए एक आप लिख लीजिए नरोड़ा, ये है आपका उत्तर प्रदेश में। रवात भाटा वो आपका राजस्थान में। तो ये आपको 5 से 6 तो याद रखने ही रखने हैं। तारापुर महाराष्ट्र, कलपक्कम और कुंडनकुलम तमिलनाडु, काकरापार गुजरात, काईगा कर्नाटका और नारोड़ा उत्तर प्रदेश। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी हमने चीजें कर ली रिवाइज। चलिए ये तो हो गया आज का लेक्चर। यहां तक अगर वीडियो देखा है, आपके अब काम की इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूं, एक बार और सुन लेना, जिन्होंने पहले सुनी है वो भी सुन लेना। क्या है वो सुन लो। ये तो हो गया आज का सेशन। हमारा अभिनंदन बैच चल रहा है, इसमें हम आपके इस एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं। इसके थ्रू कौन कौन से एग्जाम टारगेट करने हैं बता दिए। ये पूरी फैकल्टी है, मैंने अपने आप से इंट्रोड्यूस करा दिया। यहां तक लेक्चर देखा होगा तो पता लग गया होगा। 6 बजे मेरी क्लास आती है, जनरल अवेयरनेस में आपको पढ़ाता हूँ, रेगुलर बेसिस पे क्लास आती है। टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकता है, रिकॉर्डेड सेशन है, पूरी प्लेलिस्ट जाके एक्सप्लोर कर लो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे वीडियो आएगी पता लग जाएगी। इस चैनल पे दूसरा कोर्स भी चल रहा है, जिसमें कि यूपी कांस्टेबल के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है आपको, वो दबंग बैच है। ये हमारा अभिनंदन बैच है, ठीक है। तो जो बच्चे अभिनंदन से जुड़ना चाहते हैं और वनडे अपने सारे एग्जाम्स टारगेट करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। पूरी प्लेलिस्ट है, वहां से कवर कर सकते हो। ये है आपके साइंस वाले सर, यानी अभिषेक सर। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो बेहतरीन तरीके से पूरी कवर हो जाएगी यहाँ पे। इंग्लिश के टीचर, पूरी इंग्लिश एक ही सिंगल प्लेलिस्ट में, फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी, नो नीड टू गो टू एनी ट्यूशन, कहीं क्लास लेने की जरूरत नहीं है। और रोहित सर, फिर आते हैं रोहित सर, और ये बच्चे आपके रीजनिंग के। तो रीजनिंग के आपके मास्टर जी हैं और बेहतरीन तरीके से रीजनिंग आपको कराएंगे। एक और बढ़िया बात मैं आपको बताता हूं, आज का सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको कैसा लगा। ये देखिए कितनी सारी इंफॉर्मेशन थी, है ना। और क्वेश्चंस की आप फॉर्मेशन देखिए। अब अगर आप चाहते हैं सारी इंफॉर्मेशन आपको एक कहीं से रिवाइज करने को मिल जाए और ऐसी जगह से कि हम पूरा स्टैटिक जीके आराम से पढ़ पाए, तो उसके लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन है आपकी ये किताब। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, स्टैटिक जीके के नाम से। रेडियन बुक कंपनी की ये है स्टैटिक जनरल नॉलेज। गारंटी देता हूं 30 दिन के अंदर इस बुक को आप कवर कर सकते हो और इस निष्कर्ष पे अपने आप पहुंच जाओगे कि हाँ, अब स्टैटिक जीके में कुछ हमारे सामने आ जाए हम उसको उखाड़ देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें है टॉपिक वाइज बाइफर्केशन ऑफ क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस भी ऐसे जो एक दूसरे से लिंक्ड है एक दूसरे से। और उसके बाद में 30 से ऊपर प्रैक्टिस सेट है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन भी ऐसे जिसके पूछे जाने के चांसेस है। फालतू की इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं है। तो बहुत अच्छी किताब है, बहुत रीजनेबल दामों पे है और आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देगी, इस बात की गारंटी है। चलिए मिलता हूं आपसे कल, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं इसी तरह का सेशन, अभी यही बढ़िया सीरीज चलेगी स्टैटिक जीके की रिवीजन। तो आइए रोज और बढ़िया तरीके से थोड़ा थोड़ा टाइम देके पुश करते रहिए अपनी तैयारी को, और इस जर्नी में हमारा हिस्सा बनिए। चलिए, थैंक यू सो मच।